Hello to all. I, Jyoti Shoran, welcome you to Modern History Session by Excellency IAS. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट ऑन इंडियन रीजन, और उसके साथ साथ जैसे हमने प्रोसेस देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी से बैटल ऑफ बक्सर टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज़ द मैसूर, मराठास एंड सिख. तो हमने सारे कॉन्क्वेस्ट को हम देख चुके हैं. उसके बाद हमने देखा था किस तरह से ब्रिटिशर्स की रिवेन्यू पॉलिसीज़ हैं जो कि अलग अलग तरीके से जैसे कि हमारी परमानेंट सेटलमेंट है या फिर रायतवाड़ी सिस्टम है या फिर महालवाड़ी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम इनडायरेक्टली पीजेंट्स को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे. उन्होंने इन पॉलिसीज़ की वजह से ब्रिटिशर्स ने पीजेंट्स की लाइफ को मिजरेबल कर दिया था. हमने रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा, हमने कमर्शियल पॉलिसीज़ को पढ़ा बाय द ब्रिटिशर्स. विदाउट वेस्टिंग टाइम अब आगे बढ़ते हैं नई टॉपिक में, दैट इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857. सो रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857. देखिए 1857 का रिवोल्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर है, एक ऐसा इवेंट है हमारी हिस्ट्री में जिसकी वजह से आने वाले जो नेशनल मूवमेंट था वो राइज किया. इट प्रोवाइडेड बेस फॉर दैट. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखें कि 1857 में ही क्यों रिवोल्ट हुआ. एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसके बाद 100 साल बीत गए 1857 तक. ऐसा नहीं है कि 1857 से इसके बीच में कोई भी किसी तरह का प्रोटेस्ट ना हुआ हो, कोई भी किसी तरह का कोई अपराइजिंग ना हुआ हो. एक्चुअली छोटे छोटे टाइम के बाद हर एक लोकेशन पर किसी न किसी तरह के आउटबर्स्ट हुए हैं इन फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स, इन फॉर्म्स ऑफ पीजेंट अपराइजिंग्स, और जैसे एग्रीगेरियन रायोट्स हुए हैं. तो तरह तरह के हमें रायोट्स देखने को मिल रहे थे इन 100 सालों में. ठीक है, अभी जैसे कि आपने कभी सुना, आपने देखा होगा कि सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, सन्यासी अपराइजिंग हुआ था. इट वाज इन 1763 to 1800. ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. सन्यासी अपराइजिंग जो हुई थी वो हुई थी 1763 to 1800. ये बहुत सारे ट्राइबल अपराइजिंग्स वगैरह हुए थे ड्यू टू ब्रिटिशर्स पॉलिसीज, ड्यू टू ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज. यस, और इसके अलावा मिलिट्री से में भी, आर्मी में भी छोटे छोटे कहीं ना कहीं रिवोल्ट हुए हैं. द वेरी अर्लीस्ट जो सबसे पहले हुए थे वो बंगाल में हुए थे. बंगाल में म्यूटिनी ऑफ द सिपाही इन बंगाल. आप नोट कीजिए, म्यूटिनी ऑफ सिपाही इन बंगाल वो हुआ था. कब हुआ था? सबसे पहले हुआ था 1764 में. ठीक है, इस साल में हुआ था. इसके अलावा 1806 में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कीजिए, 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी. वेल्लोर म्यूटिनी का नाम सबने सुना होगा. यस, आई एम श्योर अबाउट दैट. सो 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी. वेल्लोर म्यूटिनी एक्चुअली सिपाही म्यूटिनी थी ये. इसके अंदर अगर आप कंटेक्स्ट को देखें कि उनकी जो सिपाही की जो टर्बन है उसको चेंज कर दिया गया था विद द लेदर वन. सो दैट वाज ऑब्जेक्शनेबल बाय द सिपाहीज, एंड इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने रिवोल्ट किया था. तो इस तरह के छोटे छोटे मिलिट्री रिलेटेड स्पॉर्डिक कुछ ऐसे प्रोटेस्ट होते आए हैं, राइट्स होते आए हैं. ठीक है, अब देखिए आर्मी में ही, मिलिट्री में ऐसे क्यों हो रहे हैं? बहुत जेनरिक है, बहुत सिंपल है. बस आप ये देखिए कि जो इंडियन सिपाही हैं, जो ब्रिटिश कंपनी के अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी. ठीक है, कैसे? सबसे पहली बात, उनको टाइम पे उनका पेमेंट नहीं मिलता था. ठीक है, और क्या हो सकता है कि उनका प्रमोशन नहीं होता था, एंड जो सिपाही जो थे उनको मिसट्रीट किया जाता था. ठीक है, और बहुत ही ईजीली उनको कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाता था. इसके अलावा कई तरह के इवेंट हुए मिलिट्री में
जैसे कि रिलीजियस ऑब्जेक्शन, जिस तरह से वो अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए उनके पास फ्रीडम थी, उस पर भी ऑब्जेक्शंस लगाए गए। जैसे कि आपने सुना होगा कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है, क्या, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट में, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट जो कि 1856 के अराउंड आया है, तो उसमें इट वाज गिवन बाय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसकी बात हम बाद में भी करेंगे, पर अभी के लिए पता होना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है ये सब पढ़ना, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मिलिट्री में, आर्मी में कुछ डिसकंटेंट क्रिएट हो गया है। यस, वेरी करेक्ट, ओके। अब आप देखिए 1857 में ये मिलिट्री रिलेटेड है, ठीक है। अब आप देखिए, लेट्स एक्सप्लोर इनटू मोर रीजंस व्हाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड, ठीक है। तो उसके लिए हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आगे बढ़ेंगे। हम अलग अलग सेक्टर, हम अलग अलग जोन में देखेंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, सोशल रिलीजियस एस्पेक्ट में। ऐसे करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हर सेक्टर को स्टडी करना। एंड मोर ओवर ये हमारे एग्ज़ाम में भी आगे हम इसको इसी सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए, आप नोट कीजिए नोटबुक में रीजंस ऑफ, और लेट्स से कॉज ऑफ 1857, ठीक है, कॉज ऑफ 1857। व्हाट वर द कॉजेस, हम उसको अलग अलग केसेस में देखेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो ऐसे करके हम सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप नोटिस करें, एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है कि सबसे पहली बात कि जो इंडियन जो हैं, जो वेल एजुकेटेड वगैरह भी हैं, या इंडियन को हायर ऑफिशियल्स जो जॉब होती हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उन तक एक्सेस है ही नहीं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ होती है करप्शन की। यस, नोट दिस पॉइंट, करप्शन था, पुलिस में था, लोअर लेवल क्लरिकल स्टाफ में था, और हर तरह से मतलब ब्राइब वगैरह ली जा रही थी, ठीक है। और उसके अलावा अलग अलग तरह से लूटा ही जा रहा था बाय द पिटी ऑफिसर्स ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। ये बहुत बड़ा डिसकंटेंट था, इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। और उसके अलावा ऑब्वियसली जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हायर पोस्ट में इंडियंस को अलाउ नहीं किया जा रहा था, दे वर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी हायर लेवल ऑफिसर्स, ओके। तो इसलिए हम इसको कहेंगे एक्सक्लूजन, ठीक है। ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड हैं जो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इसे रिलेट कर पाएँ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज के साथ, ठीक है, ओके। एंड नाउ वी प्रोसीड टू द सेकंड कॉज, दैट इज इकोनॉमिक कॉज, दैट इज इकोनॉमिक कॉजेज। अब देखिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कहाँ क्या हुआ है, ठीक है। बहुत सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सबसे पहली बात अगर जो हमने देखा था पिछली क्लास में, क्या कि जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स की सिचुएशन बहुत मिजरेबल हो गई थी बिकॉज ऑफ हाई रिवेन्यू जो उनसे लिया जा रहा था, ठीक है। हाई रिवेन्यू की वजह से जैसा हमने देखा था कि पीजेंट जो हैं वो अपनी लैंड को मोर्टगेज कर रहे थे टू द मनी लैंडर्स, और धीरे धीरे उनकी ज़मीन मनी लैंडर्स के पास जा रही थी। सो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट हुआ, और जैसा कि हम बहुत सारे केसेस में पीजेंट अपराइजिंग देखते हैं, एंड कई तरह के जगह जगह पे हम रिवेलियन देखते हैं, वो रिवेन्यू पॉलिसीज़ की वजह से ही था, ठीक है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सबसे पहले पीजेंट जो थे वो डिसकंटेंटेड थे। उसके अलावा जो स्मॉल जमींदार थे उनको भी प्रॉब्लम थी। स्मॉल जमींदार्स में क्या हुआ, स्मॉल जमींदार्स एक्चुअली जैसा कि हमने देखा है पहले परमानेंट सेटलमेंट में कि अगर जमींदार ने एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डे, यानी कि वी हैव टॉक्ड अबाउट द सनसेट लॉ, यस, तो सनसेट लॉ के उसी दिन अगर शाम तक आपने रिवेन्यू कंपनी को नहीं भेजा है तो आपकी लैंड कन्फिस्केट की जाएगी।
तो उसी तरह से जो छोटे ज़मींदार थे, देयर लैंड वॉज टेकन अवे। उनके पास जब भी अगर उनकी लैंड ली गई है तो उनके पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं है। इसीलिए जो छोटे ज़मींदार थे उनके अंदर बहुत डिसकंटेंट था, बड़े ज़मींदार को लेके, कंपनी को लेके और जो लैंड होल्डर मनी लैंडर्स को लेके। ठीक है, उसी तरह से आर्टिशन एंड क्राफ्ट्समैन, आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन। ऑब्वियसली इस बात को तो हम देख ही सकते हैं कि जो क्राफ्टमैन थे, आर्टिशन थे, वो अपनी जॉब छोड़ चुके थे, उनके लिए था, क्योंकि दे यूज टू गेट द पैट्रोनेज अंडर द किंग्स। यस, लेकिन उनको अभी उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई उनको पैट्रोनेज करने वाला नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसकंटेंट था। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम देखें, हर तरह का जो तबका है वो बुरी तरह से इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कंपनी के खिलाफ और अपने जो पर्टिकुलर उनसे जो बड़े लोग हैं जो उनको लूट रहे हैं, जैसे मर्चेंट और ट्रेडर्स पीजेंट्स को लूट रहे थे, तो उनके अगेंस्ट डिसकंटेंट था। ठीक है, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हम एक और सेक्शन देखते हैं, दैट इज पॉलिटिकल। क्या सारे एस्पेक्ट को देखेंगे? यस, तो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल यानी कि समथिंग रिलेटेड टू रूल, समथिंग रिलेटेड टू बीइंग रिलेटेड टू लाइक लेट्स से कि जो राजा महाराजा थे उनको बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट था। वी नो दैट दे वर नॉट अलाउड द राइट टू सक्सेशन। ठीक है, द प्रिंस को नहीं राइट दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ड्यू टू नंबर ऑफ पॉलिसी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हमने देखी है, फॉर एग्जाम्पल द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि अगर आपके पास खुद का सन नहीं है ना, या फिर इफ़ यू हैव द अडॉप्टेड सन देन दैट ही इज़ नॉट द लीगल हायर ऑफ द किंगडम। यस, इस तरह से हमने देखा था। और उसके अलावा कई सब्सिडरी अलायंस है और पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल है। इस तरह की कई सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अगर देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। यस। उसके अलावा अब हम एक सबसे बड़ा रीज़न हम देखेंगे, सबसे बड़ा एक जो कारण है वो है सोशो रिलीजियस एस्पेक्ट। यस, सोशो रिलीजियस एस्पेक्ट, सोशो रिलीजियस एस्पेक्ट। देखिए, हम ये एस्पेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है देखना? देखिए, उस समय की समाज को देखिए, उस समय की सोसाइटी को देखिए, जिनके लिए अपना रिलीजन बहुत बड़ा है, उनके लिए अपने जो रीति रिवाज हैं वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स जैसे ही आए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? दे इस्टेब्लिश दैट उन्होंने कहा कि दैट वी आर सुपीरियर देन द इंडियंस। ठीक है, जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया दैट that led to some loss of self respect by the Indians. yes, एक तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, एंड नंबर 2, अगर आप देखोगे जैसे मैंने कहा कि उस समाज में रीति रिवाज और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन ब्रिटिशर्स जैसे ही आते हैं वो जो सोशल रिफॉर्म्स के नाम पे कई सारी पॉलिसीज़ लेके आते हैं, जैसे कि क्या? नंबर 1 देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर रेशियल सुपीरियोरिटी। यस, ये हमारी रेस सबसे बड़ी है, इंडियंस आर्यंस रेस से बड़ी हैं, राइट? रेशियल सुपीरियोरिटी, एंड उसके अलावा जो वो मेजर्स लेके आए थे, क्या? सोशल रिफॉर्म्स कौन से हैं? जैसे कि नंबर 1 एक इंट्रोड्यूस किया गया था, अबॉलिशन ऑफ सती। ठीक है, सती को अबॉलिश किया गया था ऑन नेम ऑफ कि हम सोसाइटी में थोड़ा रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सती, इसको कब लेके आया गया था? इन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 17 एक्ट था 1829 में। कब? 1829 में। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 17 रोमन में। ठीक है,
तो ये 1829 में लेके आए थे अबॉलिशन ऑफ सती। इसके अलावा दूसरा और कारण है, जैसे कि नंबर 2 क्या होगा इसी में, दिस इज नंबर 1 और नंबर 2 है कि जो वुमेन का जो विडो का रिमैरिज है दैट वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो विडो रिमैरिज के लिए उन्होंने एफर्ट लगाए, वो उसके लिए रूल लेके आए। ठीक है, वुमेन रिमैरिज, सॉरी विडो रिमैरिज। ठीक है, विडो रिमैरिज। विडो रिमैरिज एक्ट कब आया था? कब आया था? इट केम इन 1856। ठीक है, ओके। एंड नंबर 3 पॉइंट इफ वी टॉक अबाउट द सोशल रिफॉर्म इज द सपोर्ट फॉर वुमेन एजुकेशन, क्योंकि सोसाइटी में समझा जाता था कि वुमेन को नहीं पढ़ाना है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि वुमेन की एजुकेशन शुड बी प्रोमोटेड। वो भी एक बड़ा डिस्कंटेंट बना सोसाइटी में, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय पीपल, फ्यू पीपल। यस, ये जो सोशल एस्पेक्ट है इसको हम देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर यू नो दिस इज रिलेटेड टू सोसाइटी, उसके अलावा रिलीजन में और इंटरफेरेंस किया गया बाय डलहौजी। बाय कैसे किया? एक बहुत बड़े वो एक एक्ट लेके आए थे विच वॉज कॉल्ड रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। क्या? रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। नोट कीजिए, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, डिसेबिलिटी एक्ट। ये रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो है ये क्या कहता है? 1850 में आया है बाय डलहौजी। डलहौजी, नोट कीजिए, डलहौजी। ये इसमें एक्चुअली क्या किया गया है कि जो हिंदू लोग क्रिश्चियनिटी में अगर वो कन्वर्ट हो गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, सो स्टिल दे कैन हायर देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि इस वजह से लाइक धर्म परिवर्तन की वजह से कोई अपनी लैंड से, कोई अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से डिसऑन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से बढ़ावा दिया गया कि आप आसानी से दूसरे धर्म में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस वजह से भी हिंदुइज्म में, हिंदू लोगों में काफ़ी डिसकंटेंट हुआ। ओके, यस, ठीक है, ये हो चुका है। आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए कि क्या क्या कारण रहे हैं। अभी तक हमने कहाँ तक किया है? सोशल रिलीजियस एस्पेक्ट तक। ठीक है, इसके अलावा हम 4th पॉइंट नोट करेंगे एंड लेट्स मूव फर्दर। आई गेस आई एम डन, आई एम क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आप देखिए सबसे बड़ा, अब अगर हम कारण देखें क्या होगा और क्या ऐसा इमीडिएट कॉज होगा, क्या ऐसा कारण होगा जिसकी, और इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? दैट इज मिलिट्री के एस्पेक्ट में। क्या? मिलिट्री रिलेटेड। एंड वी ऑल आर अवेयर अबाउट, जैसे अभी हमने कहा था कि छोटी छोटी मिलिट्री की, सिपाहीज की म्यूटिनी ऑलरेडी हो रही थी ड्यू टू द डिसकंटेंट कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, समय पे सैलरी नहीं मिल रही है, मिसट्रीटमेंट हो रहा है। यस, ये सब बातें तो हैं ही। उसके अलावा द वेरी इंपॉर्टेंट इज कि वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज नंबर 1 कि जो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट लेके आया गया था। लिखिए, नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है, जो 1856 में लाया गया था बाय कैनिंग। अब इसके अंदर मेन क्या है, इसके क्या ऐसे प्रोविजन है जो प्रॉब्लम कर रहे हैं? एक्चुअली अगर आप इसके कंटेक्स्ट को देखोगे तो इससे पहले क्या होता था कि हर कोई जो सिपाही है अपनी रिलीजन से रिलेटेड जो भी आप उसको छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पगड़ी पहन सकते हो, आप धागा बांध सकते हो या ताबीज़, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हो। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का कंसोलिडेट कर रहे थे, दे वांटेड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द आर्मी।
यस। लेकिन उस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट भी लेके आए और रिलीजियस जो आप चीज़ें डालते हैं उन चीज़ों को ये भी कहा गया कि दीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये बात तो है ही। एंड ऑफ एक सबसे बड़ा प्रोविज़न इस चीज़ की हम बात करें जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट की, कि यहाँ पर क्या किया गया कि फॉरेन जो अलाउंस होता था, क्या नंबर 1 पॉइंट हियर इज फॉरेन अलाउंस को एक क्या था कि अगर बंगाल के जो सिपाही हैं अगर वो सिंधिया पंजाब में सर्व करने जाते हैं तो उनको स्पेशल अलाउंस दिया जाता था। ठीक है, उनके लिए वो फॉरेन अलाउंस था। तो अब ये फॉरेन अलाउंस को बंद कर दिया गया। ठीक है, एंड नंबर 2 और यहाँ पे देखें कि सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या की कि जो भी आप आएंगे, जो भी अभी सिपाही ज्वाइन करेंगे आर्मी को, दे विल बी आस्क्ड टू सर्व एनीवेयर, यानी कि यू कैन सर्व एनीवेयर। अब ये ऑब्जेक्शन क्यों है, सर्व एनीवेयर। ठीक है, ये इससे ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन ये है क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि आप ना अगर सी वगैरह में को क्रॉस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हिंदू धर्म समथिंग भंग हो जाएगा। दिस इज रिलेटेड टू रिलीजन। तो वो उनको हिंदू लोग थे, दे हैड द सम रिजर्वेशन रिगार्डिंग गोइंग टू द सीज। ठीक है, क्रॉसिंग द सीज, राइट। तो ये इसीलिए कहीं पे भी सर्व करना उनके लिए मान्य नहीं था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बड़ा डिसकंटेंट का कारण बना है। ओके, राइट डाउन द ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, ओके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात अगर आप देखें, एक और बात देखें कि है ना, उनके लिए अनअफोर्डेबल हो गया था इधर उधर अपने मैसेज पहुंचाना, घर पर मैसेज पहुंचाना। दे हैड टू स्टे फॉर लॉन्ग ऑन द आउटसाइड वॉर्स, राइट। तो इस टाइम पे इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। ठीक है, इंडियन पोस्ट एक्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट जो था 1857 का, इसके अंदर एक्चुअली क्या हुआ, एक लेटर को भेजने के लिए आपको 20 पैसा देना पड़ेगा और ये बहुत ही हाई प्राइस था। तो इस चीज़ ने भी सिपाही के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। ठीक है, अनअफोर्डेबल हो गया उनके लिए कम्युनिकेट करना। ओके, एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज दैट एज वी नो कि जो बहुत ही इमीडिएट जो कॉज रहा है जिसने इग्नाइट कर दी है 1857 की रिवोल्ट की, वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। यस, कैसे? उससे पहले पता है क्या होता, स्टार्टिंग में ब्राउन बेस होते थे। क्या? ब्राउन बेस। ओके, ब्राउन बेस होते थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया इनफील्ड राइफल से। क्या? इनफील्ड राइफल। अब इनफील्ड राइफल से क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले जो इनफील्ड राइफल है उसके अंदर क्या है, एक ग्रीस्ड कार्ट्रिज डलता था। ठीक है, एक्चुअली ये यूज करता था ग्रीस्ड कार्ट्रिज। ठीक है, अब ग्रीस्ड कार्ट्रिज से क्या प्रॉब्लम है, और बट अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि ग्रीस्ड कार्ट्रिज, इट वाज बिलीव्ड और दे सेड दैट देयर वर रूमर्स आल्सो दैट कि इट वाज मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क, और बीफ और पोर्क से बना हुआ है। और एक्चुअली में क्या है, अगर आप इसको इट्स अ काइंड ऑफ बुलेट। ओके, अगर आप इस बुलेट को लोड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बाइट दिस grease cartridge or let's say bullet, and then you have to load it to the rifle. Yes, तो इस वजह से डिसकंटेंट हुआ, then it has to be bitten up, आपको चबानी पड़ेगी और उसके बाद आप डालेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं बीफ एंड पोर्क बोथ आर रिस्पेक्टिवली अपने हिंदू और मुस्लिम में सेक्रेड माने जाते हैं। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिंदू एंड मुस्लिम्स। यस, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से जिसने इग्नाइट की 1857 की रिवॉल्ट। यस, बहुत अच्छी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और सब्सिडरी चीज़ों को देखें, एक ये था कि आउटसाइड एस्पेक्ट जो थे, क्या आउटसाइड इवेंट जो हो रहे थे, जैसे कि
हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट अफगान वॉर 1839 से फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ? 1839 से 1492 के बीच में। उसी टाइम पे लोगों में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट था, ठीक है। उसी टाइम पे पंजाब का वॉर हुआ था, है ना, पंजाब वॉर्स। पंजाब के वॉर कब हुए थे? 1845 के आसपास, 45 to 49 कुछ ऐसा चले, राइट, ठीक है। इसी तरह से क्रीमियन वॉर हुआ था। तो एक्चुअली जो आउटसाइड इवेंट है उन इवेंट्स की वजह से भी स्पार्क मिला है, यस, ठीक है। तो आप देखिए कि 1857 में रिवॉल्ट होने के लिए जो मिलिट्री का जो कॉज है, मिलिट्री आर्मी में जो डिसकंटेंट हुआ है, उसकी वजह से किस तरह से कुछ फर्दर इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू, यस, ठीक है। आप नोट कीजिए, सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कीजिए, है ना, ओके। द रीजन ऑफ मिलिट्री, नो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, ओके। देखिए अब हम थोड़ा कोर्स ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए कहाँ से शुरुआत हुई थी। Actually, the beginning, you know, let's say course of 1857. Write down the heading, course of 1857 revolt. सबसे पहले क्या हुआ था, क्योंकि जैसे हमने देखा ना कि जो इनफील्ड राइफल की वजह ने इग्नाइट कर दिया था लोग, मतलब आर्मी को, तो ऑलरेडी डिसकंटेंट था, ऊपर से आप इस तरह का कर रहे हो, दे वर यू नो कंपेल्ड टू रिवोल्ट, राइट। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि है ना, सब जो मेरठ में शुरुआत होती है, मेरठ में जो ब्रिस्ट कार्टेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इंट्रोड्यूस करने से जो वहाँ पर जो नेटिव कैवेलरी थी, क्या नेटिव कैवेलरी जो थी, वो उस चीज़ को यूज़ करने से मना कर देती है, और वो थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, सीनियर्स को अटैक करते हैं, एंड दे वर टेकन इनटू पोसेशन, और उनके ऊपर एक्चुअली उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, समर हैंड एंड समथिंग लाइक दैट। उसके बाद नेटिव कैवेलरी के इस ऑब्जेक्शन से जो बाकी वहाँ पर जो मिलिट्री थी, जो इंडियन सोल्जर्स जो थे, बाकी जो इंडियन सोल्जर वहाँ पर अपॉइंटेड थे, वो रिवोल्ट करते हैं, यहाँ से हिम्मत लेके वो रिवोल्ट करते हैं, और जो इम्प्रिजन लोग थे, जो नेटिव कैवेलरी यूनिट के, उन लोगों को छुड़ाकर इंडियन सोल्जर्स मतलब एक रिवोल्ट की घोषणा करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, इसके बाद वो दिल्ली जाते हैं, यस, वो दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाकर क्या कर रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर भी जो लोकल सोल्जर हैं उनके साथ जो इंडियन सोल्जर्स के साथ जुड़ जाते हैं, दे आर ऑफ मेरठ, राइट, ठीक है। उस दिल्ली जाके जो बाकी जो लोकल सोल्जर्स हैं वो भी जुड़ जाते हैं, एंड एट द एंड वो दे डिक्लेयर बहादुर शाह जफर, क्या, बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, जो कि बहुत एज थे, पावरलेस थे, एंड ही वाज एट एज ऑफ आई गेस 65, तो उनको इंडियन एम्परर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली आप देखिए क्या हो रहा है कि एवरीवन जो स्टार्ट में मेरठ से हुआ है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मुगल डायनेस्टी जो हमेशा से उनको एज अ अथॉरिटी माना जाता था, उन्हीं को अपना एक सेंट्रल अथॉरिटी घोषित करते हैं, यानी कि अब क्या हो गया, हर कोई दिल्ली की तरफ जा रहा है, ठीक है। दिल्ली एक्चुअली एक सेंटर बन गया, और सिंबल कौन बन गए, मुगल एम्परर, ठीक है। सिंबल कौन बन गए, बहादुर शाह जफर, यस, बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से जैसा मुगल डायनेस्टी जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी, उसके अंडर एक यूनिटी क्रिएट होने की शुरुआत होती है, यस। और जैसे ही ये घोषणा होती है, उसके बाद देश के जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स है, जैसे कि अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे, जो नॉर्थन पार्ट है, जैसे कि अभी दिल्ली यहाँ है, तो जो ये नॉर्थन पार्ट है,
जैसे कि ईस्टर्न पंजाब है, बुंदेलखंड है, अवध है, नोट कीजिए इन सारे पॉइंट्स को, है ना। वट एवर रीजन आई एम टेलिंग इज दैट अवध है, बुंदेलखंड है, और जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है मोस्टली इस रीजन में ये स्प्रिंकल कर जाता है, मतलब हर जगह पे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए धीरे धीरे करके जो अवध जैसे रीजन है ना, अवध में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो सिविल लोग भी हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे एलिमेंट आफ्टर अ टाइम जो बंगाल की जो आर्मी है पूरी की पूरी आर्मी वो रिवोल्ट की घोषणा कर देती है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से प्रोसीड करता है रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसके साथ साथ स्पॉर्डिक इवेंट होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे जो पीजेंट्स हैं वो पीजेंट्स मनी लैंडर्स की डॉक्यूमेंट्स को जो बही खाते होते हैं उनको जलाते हैं। हर कोई अपने तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ अपने उन दुश्मनों से लड़ने की कोशिश कर रहा है जिसको वो दुश्मन मानता है। बिकॉज जैसा कि आप देखोगे कि अलग अलग तरह से हर किसी का टारगेट अपना कोई ब्रिटिश कंपनी नहीं है ना। तो उनके लिए जैसे पीजेंट्स के लिए मनी लैंडर्स टारगेट हैं, जमींदार्स के लिए मनी लैंडर और बड़े जमींदार्स टारगेट हैं, है ना। तो इस तरह से हर कोई अपनी तरीके से लड़ता है। यस, ओके, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि हमने ये देखा है कि कोर्स क्या है, राइट। और अगर आप देखोगे सिविलियंस भी ज्वाइन कर गए हैं, सब लोग ज्वाइन कर गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये ऊपर वाले सेंट्रल प्रोविंस रीजन में भी पहुंच गया है। तो देयर वर सर्टेन सेंटर्स ऑफ मेजर सेंटर्स जहां पर कौन इंडिया की तरफ से लड़ रहा था और उनको रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहा था। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। सो राइट डाउन, मेक अ टेबल इन योर नोटबुक like let's say we begin with कि कहाँ से शुरू होता है। let's say एक प्लेसेस का नाम लिख दीजिए, कौन सी प्लेसेस है और इंडिया की तरफ से कौन लीडर है, लीडर, और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन है, ठीक है। तो इस तरह से हम छोटा छोटा इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यस, ठीक है। देखिए जो प्लेसेस हैं जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में इंडिया की तरफ से या इंडियंस की तरफ से है बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान, लाइक वी से हिम जनरल भक्त खान, ठीक है, जनरल भक्त खान। और ब्रिटिशर्स की तरफ से जॉन निकोल्सन, क्या, जॉन निकोल्सन, ठीक है। उसी तरह से दिल्ली है। हम लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल, and his son British Kadir, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, we must know about them। ब्रिटिश कादिर हैं। और आप अगर ब्रिटिशर्स की तरफ से देखोगे इट्स कैंपबेल, लाइक कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। अभी आप देखिए कानपुर में कौन है, कानपुर, जैसा कि हमने देखा था कि एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो वहाँ के पेशवा थे उनको स्टेशन कर दिया गया था कानपुर में, बिठूर में, है ना। तो वहाँ पे जो उनके अडॉप्टेड सन थे ही वॉज नाना साहेब, और नाना साहेब के साथ थे तांता टोपे, ठीक है, तांता टोपे। और यहाँ पर कानपुर में भी जॉन कैम्पबेल ही थे जिन्होंने सप्रेस किया था, ठीक है। आगे देखिए, फटाफट से लिखिए, हम लोग करेंगे झांसी में
झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, एंड लॉर्ड गो, यस सॉरी हुग्रोस, सॉरी HUGH रोज, ठीक है, यस। आगे आगे हम बात करें आरा की बात करें। आरा में थे कंवर सिंह एंड ऑल्सो यहाँ पर जो ब्रिटिश थे वो थे विंस्टन टेलर, ओके, विंसलो टेलर, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप बस, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर कौन लड़ रहा था। इसके अलावा कुछ आप बरेली का देख सकते हैं। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान, बरेली खान बहादुर खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, खान बहादुर खान है, ठीक है, ओके, यस, राइट। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पर कौन लड़ रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं 1857 के। विल नॉट गो इनटू द मच डिटेल ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ही है। आप नोट कीजिए, है ना, सेट है, ओके, या ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए वॉर का नेचर क्या था, समझ पा रहे हैं कि हम कुछ लोग कहते हैं कि ये सिपाही का ही एक, है ना, सिपाही म्यूटिनी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये नेशनल रिवोल्ट था। एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो ये कोई सिपाही म्यूटिनी थी एंड कम्प्लीटली सिपाही म्यूटिनी नहीं थी, और देखा जाए तो नेशनल रिवोल्ट भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो सिपाही अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया के सिपाही इन्वॉल्व नहीं है। जैसा हमने देखा था एग्जाम्पल में, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि इस रीजन के ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, है ना, यस, ये वाले रीजन के इन्वॉल्व हैं। अब ईस्टर्न पार्ट वाले, साउथर्न पार्ट वाले, ईस्टर्न पार्ट वाले, वो सारे आर्मी पर्सन इन्वॉल्व नहीं हैं। एंड मोर ओवर अगर आप देखोगे तो इसी ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी गोरखास ने। कौन? गोरखा एंड कुछ जो सिख चीफ स्ट्रेंथ थे, सिख लोगों ने भी उनकी हेल्प की थी, सिख आर्मी ने, ठीक है। तो इस तरह से हम हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे आर्मी पर्सनल जो थे, आर्मी सोल्जर थे ऑल ओवर इंडिया के, वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। एंड दूसरी बात, हाँ, ये पूरे नेशनल भी नहीं बोला जा सकता। इट वॉज नॉट अ नेशनल रिवोल्ट, ओके। क्यों? आप देखिए, इट वॉज नॉट अ नेशनल रिवोल्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अगर देखो सिर्फ इस रीजन में है ये, तो बाकी वाले रीजन जो साउथर्न है, ईस्टर्न पार्ट है और एक्सट्रीम वाला पार्ट है, वो इन्वॉल्व नहीं है ना, तो इसको नेशनल रिवोल्ट भी नहीं बोला जा सकता। लेकिन इसके साथ ये कहा जा सकता है कि सिपाही तो इन्वॉल्व थे ही, उसके साथ साथ सिविलियन भी थे, ठीक है, सबने अपनी अपनी तरीके से किया। तो सिपाही के डोमेन से तो बाहर है ना, यानी कि सिपाही वाले, इट वॉज मोर देन अ सिपाही रिवोल्ट बट लेस देन अ नेशनल रिवोल्ट, ओके। दिस इज जस्ट टू फ्रेम द ओपिनियन एंड जस्ट टू नो कि हाँ, ये किस लेवल का रिवोल्ट था, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, डेलिब्रेट करना इसके ऊपर ज़रूरी है, ओके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि 1857 एक सेटिंग करता है कि आगे के लिए जो नेशनल मूवमेंट होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म होता क्या है, राइट। देयर इज अ टर्म जो हम हमेशा पढ़ते हैं, नेशनलिज्म, राइट। नेशनलिज्म हर कोई यूज करता है, बट डू वी नो द रियल मीनिंग? यस, ठीक है। तो नेशनलिज्म जो है, nationalism actually it is a feeling of oneness. It is related to the religion, it is related to the feeling of oneness. It can be with respect to religion also, with respect to culture also, और कोई भी एक स्पेसिफिक है आपकी कास्ट या रिलीजन को लेके, आप कास्ट या रिलीजन को लेके जस्ट वेट,
ठीक है, कास्ट या रिलीजन को लेके आप एक वननेस फीलिंग होते हैं को जनरेट करते हैं, ठीक है। सब लोग एक, आप खुद को एक जैसा समझते हैं और एक ही तरह के एस्पिरेशंस रखते हैं। लेकिन आप देखिए जो नेशनलिज्म है इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज, ठीक है। जैसे हाँ कई बार हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जूस की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जूस का क्या है कि विदाउट द बाउंड्री ऑल्सो दे हैड द वननेस फीलिंग, ठीक है। तो इंडिया में भी कुछ इसी तरह से था, ठीक है। धीरे धीरे वो एक वननेस फीलिंग जनरेट हुई है, ओवर अ टाइम इवॉल्व हुई है, ओके, ठीक है। इसके बाद हम बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम नोटिस करते हैं, दैट इज़ व्हाट वर द वीकनेसेस ऑफ द इवेंट, व्हाट वर द वीकनेसेस ऑफ द दिस 1857 रिवोल्ट, ओके। तो इसके मेजर वीकनेसेस अगर आपको भी पता होगा कि किस तरह से क्या क्या वीकनेसेस हुए, राइट डाउन इन योर पॉइंट्स व्हाट एज आई से दिस दैट। सबसे पहली बात कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो ब्रिटिश आर्मी थी और जो इंडियन आर्मी थी दोनों में बहुत अंतर था। ब्रिटिशर्स वर वेल इक्विप्ड एंड उनकी लीडरशिप जो थी बहुत हाई थी हमारे इंडियन लीडर्स के अलावा, लीडर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। एंड दूसरे बहुत सारे कोजेज़ हैं, जैसे कि के है ना, जैसे इंडिया में एवरीवन वाज नॉट इन्वॉल्व। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर पूरा इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और हर तरह का जो सेक्टर है, हर तरह के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं थे, जैसे कि एजुकेटेड लोग डिड नॉट सपोर्ट दैट, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट सप्रेस हो गए, राइट। So here we have ended the course of the war and the weaknesses of the war, and in the next lecture we will look into what are the significance of the revolt और उसके बाद क्या changes हुए, ठीक है। उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन आप बस ये देख लीजिए इस रिवोल्ट में 1857 के रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े हैं, ठीक है, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। एंड सेकंड थिंग कि आगे आने वाले जो भी नेशनल मूवमेंट्स होते हैं, जो भी राइट्स होते हैं, इसने उसके लिए एक बेस इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल प्रोसीड अगेन कंटिन्यू विद द सेम लेक्चर, एंड उसके अलावा हम आगे वाले टॉपिक्स भी करेंगे। एंड टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच।